नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम लोग आपके लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं। इसके अंतर्गत न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, जो भी एडिटोरियल्स अच्छे होंगे, जो आपके न सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव से काम आए बल्कि पीटी के हिसाब से भी आपको 2-3 अच्छे फैक्ट्स मिलें, ऐसे सारे आर्टिकल्स को हम अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करा रहे होंगे। आज दैनिक जागरण में एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आ रखा है। एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं भरत झुनझुनवाला, उनका एक आर्टिकल है कि घरेलू निवेश को मिले प्राथमिकता। घरेलू निवेश को मिले प्राथमिकता, इसमें उन्होंने बताया है कि क्यों घरेलू निवेश को हमारे देश में प्राथमिकता मिलनी चाहिए और क्यों आरएनडी में निवेश करना अति आवश्यक है। ये आर्टिकल है, ये आप लोग दैनिक जागरण पे जाकर के पढ़ सकते हैं। इसका जीस्ट क्या है उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। पहली अच्छी लाइन लिखी हुई है जो आप लोग मेंस में भी कहीं पे लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास की जो मूल प्रक्रिया है ना, वो निवेश से निर्धारित होती है। और घर के बजट में जैसे आपके सामने प्रश्न होता है कि फ्रिज खरीदें अथवा बच्चे को शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में भेजें, बजट मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास लिमिटेड आर्थिक सोर्स हैं उनका कैसे बेहतर तरीके से आप मैनेजमेंट करें ताकि आपके जो खर्च हैं और जो आपकी आय है उसके मध्य एक अच्छा संतुलन बना रहे। ये भी ध्यान में हम लोग को रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट शब्द नहीं दिया गया है बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द इस्तेमाल में लाया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के लिए इससे संबंधित आर्टिकल 112 है और राज्य सरकारों के लिए इससे संबंधित आर्टिकल 202 है। तो लिखा हुआ है कि जैसे घर के बजट में आपके सामने प्रश्न होता है कि फ्रिज खरीदें अथवा बच्चे को शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल भेजें। हर आदमी के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं और उन्हीं के आधार पर हर व्यक्ति को अपने जो भी आर्थिक काम होते हैं उनको प्रायोरिटाइज करना होता है, प्राथमिकता देना होता है। अगर मेरे पास लिमिटेड पैसा है तो उसमें हमको प्रायोरिटी सेट करना होगा कि फिलहाल गर्मी से बचने के लिए हम एक फ्रिज खरीदें अथवा अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल भेजें। और इसी में कंटिन्यू करते हुए बताया गया है कि अगर आपको तत्काल राहत चाहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है तो फ्रिज खरीद लीजिए, लेकिन लंबे समय के सुधार के लिए बच्चे की शिक्षा में निवेश अधिक जरूरी है। बच्चे की शिक्षा में अगर निवेश नहीं किया गया तो परिवार का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। साथ ही साथ अगर कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे संबंधित जो आपका एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, वो या तो शॉर्ट टर्म होना चाहिए या तो आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आएंगे। फ्रिज आपने खरीदा, आपको तत्काल राहत मिल गई गर्मी से, लेकिन अगर आपने बच्चे की शिक्षा में इन्वेस्ट किया तो इसकी प्रबल संभावना है कि वो अच्छा पढ़ लिख करके एक अच्छी जॉब पे जाएगा और फिर फ्यूचर में फैमिली को सस्टेन कर पाएगा। इसी में आगे बताया गया है कि घरेलू निवेश को मिले प्राथमिकता, शोध अनुसंधान में निवेश अति आवश्यक है। जैसे लिखा हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों तक करीब 8% आर्थिक वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.4% ही वृद्धि के आसार हैं। हम लोगों को पता है कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में हम लोगों ने 8% तक जीडीपी में ग्रोथ देखा हुआ है, बट 2024-25 में 6.4% ही वृद्धि के आसार हैं। इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे। उसके अतिरिक्त मार्क करेंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट में जिस तरह वित्तीय घाटे को काबू में रखा है और राजकोषीय अनुशासन को लेकर के जैसी प्रतिबद्धता जताई है, उसके लिए वो अपने आप में सराहना की पात्र है। वित्तीय घाटा क्या होता है? जब सरकार के खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो तो वो वित्तीय घाटा हुआ। और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या तो आप अपनी आय बढ़ाएं और या फिर अपने खर्च को कम करने का प्रयास करें। तो अगर इन मेजर्स पर आप काम कर रहे हैं, इन इनपुट्स पर काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप राजकोषीय अनुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला इसी में एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है कि भाई तत्काल राहत आपको चाहिए। पिछले एग्जाम्पल पर लौटते हैं कि फ्रिज खरीदें या बच्चे को शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में भेजें। तो अगर आपको तत्काल राहत चाहिए तो भाई फ्रिज खरीद लीजिए, लेकिन लंबे समय के सुधार के लिए बच्चे की शिक्षा में निवेश अधिक जरूरी है। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी भी सरकार, किसी भी वित्त मंत्री के पास सीमित ही आर्थिक संसाधन होते हैं और उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल को आपको अचीव करना ज़्यादा जरूरी है फॉर द टाइम बिंग या शॉर्ट टर्म गोल्स को। एक बड़ी अच्छी लाइन मेंस में लिखने के लिए आपको मिलेगी यहाँ से कि आर्थिक विकास की मूल प्रक्रिया निवेश से ही निर्धारित होती है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से ही पता चलता है कि सरकार की आर्थिक नीतियों की दशा दिशा क्या होगी और फ्यूचर में वो देश कैसे डेवलप करेगा, उस राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियाँ क्या होगी, आर्थिक विकास क्या होगा, ये चीज़ें डिसाइड होंगी।
कितना अच्छा लाइन लिख रखा है, देखिए कि वित्त मंत्री के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि वह फ्रिज खरीदने पर जोर दें या बच्चे की शिक्षा पर। ये एक सिंबॉलिक लाइन लिखी हुई है। इसके कहने का मतलब ये है कि आयकर में अगर छूट दी जाती है मध्यम वर्ग को तो उसके हाथ में रकम बचती। आयकर में छूट मतलब सरकार के पास कम पैसा पहुंचा और ज़्यादा पैसा मध्य वर्ग के पास रह गया। अब किसी भी व्यक्ति के पास अगर पैसा रहता है उसके हाथ में तो या तो वो कहीं पर इन्वेस्ट खरीदता है या उपभोग की वस्तुओं को खरीदता है, और दोनों ही कंडीशन में मार्केट आपका ग्रो करता है। कल को आपके पास पैसा है, आप नया मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, उस मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो रहा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिल रहा होगा। तो मध्य वर्ग के हाथ में अगर रकम बचेगी जिसका उपयोग वो क्या करेगा, खरीदारी में करेगा। इससे बाजार में आपकी तत्काल मांग बढ़ेगी। जिस जिस वस्तु को मध्यम वर्ग खरीदेगा उस चीज़ की मांग बढ़ेगी। अगर कोई सेल फोन खरीदता है तो उस इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। अगर कोई नई कार, नया टू व्हीलर खरीदता है तो उस इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। और इसके कारण आपको बाजार में न सिर्फ तत्काल मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास दर में सुधार होगा। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में। लेकिन इसका एक निगेटिव पहलू ये भी है कि दीर्घकालिक विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक निवेश के लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे। ये फॉर द टाइम बिंग आपको एक अच्छा मेजर जान पड़ता है कि भाई मध्य वर्ग को आय में आपको छूट दी गई है। 12 लाख रुपए तक जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें सेक्शन 87A के अंतर्गत कोई टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ के लिए वास्तव में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उनकी काफ़ी वाहवाही भी हो रही है। अब लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में विकास एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक निवेश के संसाधन कम पड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार के पास कम पैसा पहुंचा। इसी से संबंधित एक डायमेंशन इस आर्टिकल में बताया गया है कि शोध अनुसंधान में हम लोगों को निवेश करने की ज़रूरत है। एक डेटा दिया गया है जो मेंस एग्जाम में आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि 2020-21 में 23 अरब डॉलर हम लोगों ने R&D में खर्च किया है। चीन ने इसी दौरान 432 अरब डॉलर खर्च किया R&D में और अमेरिका ने 946 अरब डॉलर। तो अगर कंपेयर किया जाए तो भारत की तुलना में चीन लगभग 19 गुना रकम R&D में खर्च करता है और भारत अपनी आय का मात्र 0.65% R&D में इन्वेस्ट कर रहा है। चीन 2.43% करता है और अमेरिका 3.46% करता है। और कुछ और ऐसे राष्ट्र हैं जैसे इजराइल, वो तो अपनी GDP का 6% तक R&D में खर्च कर रहा होता है। ठीक है, और इसीलिए देखेंगे कि तकनीक के निर्यात में इजराइल आज के समय में दुनिया में सबसे आगे है। ठीक है, भारत के साथ मिलकर के उन लोगों ने बराक MX नाम से मिसाइल बनाई हुई है, या लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी वो भारत के साथ जॉइंटली डेवलप कर रहा है। इसके अतिरिक्त बात किया जाए तो इजराइल प्रौद्योगिकी में इतना आगे है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में इजराइल की मदद से एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है और वहाँ एम्फेसाइज किया जा रहा है कि कैसे हम खारे जल को आप मीठे जल में या पीने योग्य जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगले में आ जाइए। तो R&D का हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखा कि कितना ज़्यादा है और हमारे यहाँ R&D पे पैसा कितना कम खर्च किया जा रहा है। चीन की तुलना में हम लोग 1/19वां हिस्सा ही खर्च कर पा रहे हैं। और R&D में खर्च किया जाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज R&D से क्या होता है, इनोवेशन को फोस्टरिंग मिलता है, नए नए प्रकार के नवाचारों को बल मिलता है, नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज मार्केट में उपलब्ध हो पाती हैं और पिछली जो भी आपकी सर्विसेज और गुड्स हैं उनकी क्वालिटी को इन्हेंस किया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मानव सभ्यता के समकक्ष अगर कभी अस्तित्व का संकट आए, जैसे कोविड-19 आ रखा था, तो उसके निदान के लिए भी, निराकरण के लिए भी आपको वैक्सीन वगैरह चाहिए होगा, जिसके लिए फिर आपको R&D पे अच्छा खासा खर्च करना होगा। तो इस आर्टिकल में फिर ये यही बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका से कंपेयर किया गया, चाइना से किया गया, और ये बता रखे हैं कि अमेरिका की समृद्धि भी शोध अनुसंधान में निवेश पर ही टिकी हुई है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका अपनी GDP का 3.46% खर्च करता है R&D पर और
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर किसी देश ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, जो रिच हुआ दूसरे लोगों को हथियार बेच करके, वो अमेरिका था। और वो इसीलिए बेच पाया बिकॉज R&D में उस समय से अमेरिका काफ़ी आगे रहा हुआ है। अब एक गलती जो इस भारतीय बजट की इन अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला साहब को दिखती है वो ये कि R&D वाले मद में भारतीय बजट जो है सो कि वो उदासीन है। ठीक है, हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक फंड ऑफ फंड की स्थापना की गई है। स्टार्टअप क्या होता है? कोई सा भी बिजनेस अगर अपने इनिशियल फेजेज में है तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं, और उसके लिए फंड ऑफ फंड की स्थापना की गई है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि फंड ऑफ फंड इस बजट में किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आने वाले समय में एक प्रमुख टेक्नोलॉजी होगी, और जैसा कि बाकी डेवलप कंट्रीज़ में स्पीडी बुलेट ट्रेन देखने को मिल रही है, बायोटेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट देखने को मिल रहा है, उस तरीके से भारत में निवेश अपेक्षित स्तर पर नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, भारत में जो बुलेट ट्रेन पहली चलाने की बात की जा रही है, शायद आप लोगों को पता होगा कि मुंबई से लेकर के अहमदाबाद कॉरिडोर के मध्य ये आपको चलाने की बात की जा रही है। लगभग 508 किलोमीटर का ये आपको कॉरिडोर होगा। थोड़ी बात रक्षा पे की गई है कि भारत का जो रक्षा खर्च है वो 85 अरब डॉलर है 2021 में, चीन का 302 अरब डॉलर है और अमेरिका का 930 अरब डॉलर है। इसका मतलब चाइना हमारे मुकाबले लगभग 4 गुना और अमेरिका लगभग 11 गुना अपने अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि भारत अपनी कुल आय का 2.3% रक्षा खर्च पे खर्च करता है, रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है, जबकि चीन केवल 1.7% ही कर पा रहा है। और 1.7% ही खर्च करने के बावजूद चीन के कुल आंकड़े इसलिए अधिक बड़े हम लोगों को दिखते हैं बिकॉज उनकी GDP हम लोगों से लगभग 5 गुना बड़ी है। तो इस चीज़ को भी मेंस आंसर राइटिंग में 17वीं BPSC हो गया या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेंस आंसर राइटिंग में आप अच्छे इन डेटाज को लिख सकते हैं कि भैया भारत का जो रक्षा खर्च है वो 85 अरब डॉलर और चीन का 302 और अमेरिका का 930 अरब डॉलर। इतना डेटा आपको नहीं भी याद है तो यही लिख दीजिए कि भाई हमारे मुकाबले 4 गुना ज़्यादा खर्च चाइना करता है और 11 गुना ज़्यादा खर्च अमेरिका करता है। ठीक है, उसके अगले में लिख रखा है कि वित्त मंत्री के सामने प्रश्न था कि वो खपत बढ़ाए अथवा R&D और रक्षा में खर्च बढ़ाए, और उन्होंने खपत बढ़ाने का ही निर्णय लिया। अब बजट अभी हम लोगों ने बात ही किया कि सीमित आर्थिक संसाधनों को प्रायोरिटाइज करना होता है, और वित्त मंत्री साहिबा ने क्या किया हुआ है कि 2 चीज़ों में से एक को चुनना था, शोध अनुसंधान और रक्षा में ज़्यादा खर्च करें या खपत को बढ़ाएं, और उन्होंने खपत बढ़ाने का निर्णय लिया। संभवतः इसके पीछे का कारण ये रहा होगा कि खपत बढ़ने से क्या होगा कि भारत का जो इतना बड़ा आकांक्षी मध्यम वर्ग है उसको प्रत्यक्षतया फायदा होगा। शोध अनुसंधान और रक्षा में खर्च का भी फायदा हर भारतीय को मिलेगा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष फायदा होगा, लेकिन तत्कालिक लाभ आपको खपत बढ़ाने से देखने को मिलेगा बिकॉज नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलेंगी और उसमें कहीं ना कहीं हम भारतीय भी बड़ी मात्रा में काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ क्या लिख रखा है कि वित्तीय घाटे को 4.4% तक सीमित करने के स्थान पर इसमें अगर थोड़ी वृद्धि होने देती तो हम आयकर में छूट के साथ साथ शोध अनुसंधान और रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश कर सकते थे। अगर सरकार अपने वित्तीय घाटे को बढ़ाती तो क्या करती, ज़्यादा पैसे की व्यवस्था कर पाती शोध अनुसंधान और रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए, लेकिन सरकार ने क्लियरली एक इंडिकेशन दिया है कि भाई वित्तीय अनुशासन हमारी प्रायोरिटीज में है। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि नुकसान ये होता कि वित्तीय घाटा बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अंतोगत्वा सरकार वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए नोट छापती है, और नोट बहुत ज़्यादा मात्रा में छाप देने से क्या होता है कि मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज और मुद्रा के मध्य संतुलन बिगड़ जाता है। इसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में कम, मुद्रा ज़्यादा, इसके कारण आपको महंगाई देखने को मिलती है। और महंगाई का मुख्य प्रभाव जो है वो आपको विदेशी निवेश पर भी पड़ता है। विदेशी निवेशक देखते हैं कि आज अगर वे निवेश करेंगे तो महंगाई के कारण कल उस निवेश की कीमत घट जाएगी
और विदेश मंत्री को विदेशी निवेश का मोह छोड़कर घरेलू निवेश की तरफ उनको ध्यान देना था। तो यहाँ भी पीटी के लिए एक आपको पॉइंट मिल रहा है कि महंगाई के कारण क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका एक्चुअल रिटर्न आपको कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने अच्छे से एडिटोरियल्स को पढ़ा तो मेंस के लिए अच्छी लाइंस मिलेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीटी के लिए भी आपको अच्छी अच्छी लाइंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके अगले में देखेंगे कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन का ऐलान किया गया है, जो एक सही कदम है। हालांकि इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने का सीधा उपाय यह था कि देश में किसानों को आयात से संरक्षण देते हैं और दलहन तिलहन के दाम में वृद्धि होने देते हैं। और यदि दाम में वृद्धि होती तो हर व्यक्ति प्रॉफिट ड्रिवन होता है, हर किसान क्या करता है, स्वतः इन फसलों के उत्पादन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता। उसके अगले में लिख रखा है कि प्रशासनिक सुधारों और कारोबारी सुगमता के लिए वित्त मंत्री ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है ताकि प्रशासनिक सुधार अच्छे तरीके से देश में इम्प्लीमेंट हो सकें और वर्तमान में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही उद्योगों की राह में एक बड़ी अवरोधक है। ठीक है, 2023 का जो परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स था उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 93rd थी। तो ये भी आपसे पीटी में पूछते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही बहुत इंपॉर्टेंट आपको अवरोधक हैं डेवलपमेंट के सामने। ठीक है, लाल फीताशाही मतलब होता है रेड फाइलिंग, जिसमें वास्तविक काम होने की जगह फाइलें एक सरकारी दफ्तर से दूसरी सरकारी दफ्तर में घूमते रहती हैं। बट ई गवर्नेंस के इस जमाने में चीज़ें बहुत सुगम भी हुई हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। और कौटिल्य के एक स्टेटमेंट के साथ ये आर्टिकल खत्म होता है कि राजस्व चोरी रोकने के लिए राजा को एक जासूस तंत्र बनाना चाहिए और उस जासूस तंत्र पर निगाह रखने के लिए एक और तंत्र बनाना चाहिए। हमारे देश में देखेंगे कि सीबीआई हो गया या प्रशासनिक जो भी इंक्वायरीज होती हैं वो करप्शन को रोकती हैं, और इनके ऊपर भी हम लोगों ने लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की नियुक्ति कर रखी है। ठीक है, सीवीसी वगैरह का भी नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जिसको अगर आप लोगों ने अच्छे से अगर पढ़ा तो इससे आपको मेंस में लिखने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, उनको आप लिख सकते हैं और पीटी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिले होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं कि इसको आप लोग अपना एक लाइक और इसके ऊपर एक कमेंट करके अपना प्यार हम लोगों को दर्शाएंगे। धन्यवाद।